Hello everyone, welcome to all in Engineers Career Point Chandigarh. My name is Manish Singh and today I am going to discuss with you a detailed syllabus for GATE Mechanical Engineering. So this video lecture is especially dedicated for those students who are appearing in GATE जो कि GATE 2025 एंड 2026 में अपेयर होने वाले हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ कि गेट का सिलेबस क्या होगा एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, किस स्टूडेंट को कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, करेक्ट है। तो स्पेशली जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव सेशंस होने वाला है। तो आप इसको अंत तक जरूर देखिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स नियर बाई हमारे पंजाब के आसपास है, चंडीगढ़ के आसपास है, जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, आपका जम्मू एंड कश्मीर है या फिर हरियाणा है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में, जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से लगभग 11 to 12 ईयर्स से गेट और इंजीनियरिंग की जो प्रिपरेशंस है, चाहे वो रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, इसके लिए एक्सटेंसिवली वर्क कर रहा है। यहाँ पे डेडिकेटेड टीम है जो बहुत मेहनत करती है आपके लिए और एक बेहतर सर्विस लेके आती है, जिससे आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट हो सके, करेक्ट है, और आपको हर स्टेज में हेल्प कर सके। और एकमात्र यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, योरपीडिया हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बच्चों को इंटरव्यू की गाइडेंस भी प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं। इवन हर एग्जाम से रिलेटेड स्पेसिफिक मॉड्यूल होता है, प्रॉपर डिजाइन मॉड्यूल होता है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट है। तो अगर आप अगर नियर बाई यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो एक बार जरूर सेंटर में विजिट करिए। सेक्टर 34 में इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया के नाम से है, करेक्ट है। तो चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे गेट का सिलेबस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में आपको बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, करेक्ट है, और किस स्टूडेंट को करना चाहिए, कब करना चाहिए, करेक्ट है। तो चलिए कई सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आपको करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि गेट एग्जाम एक ऐसा प्रीमियर एग्जाम है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या हर इंजीनियरिंग फील्ड के लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है। और इस एग्जाम के थ्रू स्पेशली अगर मैं मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है। अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 पीएसयूज। देखो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर ऑप्ट किया है फॉर इंजीनियरिंग तो अब आप रेडी हो जाओ कि आपको इंडस्ट्री में जॉब करना है, करेक्ट है। आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट में जॉब बहुत कम होती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको मेहनत करना है, आपको पीएसयूज में जॉब करना है, आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बीआरसी हो गया, इस आईएसआरओ हो गया, करेक्ट है, एनपीसीएल हो गया, एचएएल हो गया, ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इवन जो भी वैकेंसी आती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% वैकेंसी अकेले सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होती है, करेक्ट है। और पीएसयूज है, भारत में बहुत सारे पीएसयूज है, महारत्ना पीएसयूज है, नवरत्ना पीएसयूज है, करेक्ट है, और मिनी रत्ना पीएसयूज है। तो ऐसे बहुत सारे पीएसयूज है जो गेट एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एकमात्र एग्जाम है गेट एग्जाम जिसकी प्रिपरेशन से आपको इतने सारे गवर्नमेंट सेक्टर में अपीयर होने का डायरेक्ट मौका मिलेगा, करेक्ट है। ये तो मैं आपको बता दें पीएसयूज के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। दोस्तों गेट की प्रिपरेशन, एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा रीजन ये है कि गेट की प्रिपरेशन आपको क्यों करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, हायर स्टडीज में परस्यू करना चाहते हैं, चाहे वो एमटेक प्रोग्राम हो, मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम हो, एमएस प्रोग्राम हो, या फिर चाहे वो पीएचडी ही क्यों ना हो, करेक्ट है। तो अपनी अगर हायर स्टडीज में आपको परस्यू करना है तो बहुत सारी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज भी हैं, इवन आईआईटीज है, इंडिया में आईआईटीज है, आईआईसी बैंगलोर है, और बहुत सारी ऐसी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट स्कोर के बेसिस पे आपको एमटेक, एमएस और आपके हायर स्टडीज के लिए वहां पे एलिजिबल करते हैं, करेक्ट है। तो अगर आप अपना करियर आप अपना एजुकेशन करियर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो गेट एग्जाम इसके लिए भी एक आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, जो आपको एक बढ़िया प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, ग्लोबल इंस्टीट्यूट में आपको इंटर होने का एक मौका देने वाला है, करेक्ट है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट मैंने बता दिया। थर्ड एस्पेक्ट में आपको अगर मैं बताऊं तो अगर गेट की प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका थ्योरेटिकल नॉलेज
जो इंजीनियरिंग का होना चाहिए एटलीस्ट स्टूडेंट में, वो आपका इनहेंस होता है। और अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में प्रिपरेशन करते हैं स्पेशली, तो आप जब प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं एक आपके पास कॉन्फिडेंट रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि एक प्रॉपर नॉलेज के साथ आप उस इंटरव्यू में अपेयर होगे, और कहीं ना कहीं वो आपके कैंपस प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। करेक्ट है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो गेट का प्रिपरेशन एक ऐसा पैकेज है जो आपके कंप्लीट इंजीनियरिंग के नॉलेज को इनहेंस करने में हेल्प करता है। करेक्ट है। तो ये मैंने थ्री एस्पेक्ट्स बताए जिसमें आपको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। करेक्ट है। ये तो हो गया कि क्यों करना चाहिए का क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया कि एक पीएसयू हो गया, हायर स्टडीज हो गया, और आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, जो कि कैंपस ड्राइव के लिए आपको काफी हेल्प करेगा। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार हमें अप्रोच किए, इवन आईआईटी से अप्रोच किए कि सर हमारे इस इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू है, उसके लिए हमें प्रॉपर गाइड करिए। तो वहां पे भी हमने स्टूडेंट्स को हेल्प किया कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके का इंटरव्यू होगा। करेक्ट है। कंप्लीट वहां पे इंफॉर्मेशन बच्चों से शेयर करी। तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज जो है, टेक्निकल नॉलेज, वो एक लेवल का होना ही चाहिए जो इस कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में आप बीट कर सको या कंपीट कर सको। इज इट राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि अब सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अब स्क्रीन में देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिटेल सिलेबस दिया है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बात करूं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर आप देखोगे तो मेनली दो सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं, ओके, यस, करेक्ट। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूं। तो देखो, गेट एग्जाम में जब अपियर होते हो आप, तो आपके सामने जो सिलेबस होगा कुछ इस तरीके से होगा। इस सिलेबस को दो पार्ट में ब्रेक किया जाएगा। करेक्ट। इस सिलेबस को मैं यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करूंगा दोस्तों। एक होगा आपका टेक्निकल और एक होगा आपका नॉन टेक पोर्शन। इज इट राइट? और उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे गाइड कर दूं कि दोस्तों इस एग्जाम में क्या होता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 65 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है। करेक्ट है। ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि गेट एग्जाम में 100 मार्क्स है, 65 क्वेश्चंस है और 3 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। करेक्ट। अब थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो गेट एग्जाम में दोस्तों अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक आपका सेगमेंट है दोस्तों, एक सेगमेंट आपका नॉन टेक पोर्शन है। अब आप बोलोगे सर गेट एग्जाम में नॉन टेक का क्या लेना देना है, तो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या लेना देना है। नॉन टेक पोर्शन है और एक है, मैं इसको बोलूंगा टेक्निकल पोर्शन है। करेक्ट। नॉन टेक और टेक्निकल। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पे बोलूं, क्योंकि पहले तो ये फिक्स हो गया था लेकिन कुछ सालों से थोड़ा सा फिर से वेरी कर रहा है, तो 27 टू 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है वो नॉन टेक पोर्शन से आएगा। नॉन टेक में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, अगर नॉन टेक की मैं बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है, और साथ में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी मैं इसी में इंक्लूड करता हूं। करेक्ट। इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को भी इसी में इंक्लूड करूंगा। तो टोटल इनका वेटेज होता है 27 टू 30 मार्क्स एंड रेस्ट ऑफ द मार्क्स जो कि 70 से लेके 72 मार्क्स होता है वो कंप्लीट टेक्निकल होता है। इज इट राइट? तो कुछ इस तरीके का पैटर्न होगा। और मैं इसमें भी अगर इसको फर्दर डिटेल में बोलूं तो 10 मार्क्स का ये 100% फिक्स है, 5 मार्क्स का ये 100% फिक्स है। बस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है वो 13 से लेके 15 मार्क्स तक ये वेरी करता रहता है। ऑल्दो कुछ टाइम पहले ये भी फिक्स था 15 मार्क्स का, लेकिन अभी ये वेरी करता है 13 टू 15 मार्क्स। तो अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हो 30 मार्क्स का आपका नॉन टेक पोर्शन आता है जिसमें इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, और 70 मार्क्स का आपका कंप्लीट टेक्निकल आता है। इज इट राइट? तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखो तो इसमें सबसे पहले आपका लीनियर अलजेब्रा है जिसमें आपका मैट्रिक्स वगैरह का यहाँ पे आएगा कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट आता है कैलकुलस। करेक्ट, कैलकुलस। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 6 सेक्शंस हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इंक्लूड होने वाले हैं, और इनकी एक प्रिपरेशन आपको एक थॉरली करनी पड़ेगी, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बेहतर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। और मैं आपको बता दूं कि रैंक उन्हीं बच्चों का आता है जो इस सेक्शन में नॉन टेक पोर्शन में 27 और 30 अगर मैं बात करूं, एक रेफरेंस ले लूं, तो आउट ऑफ 30 जो बच्चे 25 से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, 25 प्लस मार्क्स, वो डेफिनेटली रैंकर्स होते हैं, डेफिनेटली वो अच्छी रैंक होल्ड करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका सेक्शन 1, जिसमें हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस देखा, जिसका वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन यू कैन सी हियर, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ मशीन है, वाइब्रेशन है, और मशीन डिजाइन है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी कुछ इसी तरीके से होना चाहिए कि जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, इसके बाद आपको मशीन डिजाइन पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको थियरी ऑफ मशीन पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ते हो तो अप्रोक्सीमेटली इसका वेटेज क्या होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 to 4 मार्क्स का वेटेज है, 8 मार्क्स के आसपास वेटेज होता है इसका भी 2 to 4 मार्क्स का वेटेज होता है। टॉम का लगभग 8 मार्क्स के आसपास वेटेज होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन का भी लगभग 2 मार्क्स का वेटेज होता है। तो अगर अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आता है करीब 12 से 14 नंबर का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स है डिजाइन, 14 मार्क्स अगर यहाँ से ले लो, और 8 नंबर का ये आएगा, और 2 नंबर का ये आएगा, तो करीब 10 मार्क्स है। तो अप्रोक्सीमेटली आप 20 to 25 मार्क्स यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि इस कंप्लीट सेगमेंट से 20 से लेके 25 मार्क्स का वेटेज होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अकेले ये 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, और यहाँ पे ये 20-25 मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिलने वाला है। इज इट राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थर्ड सेक्शन है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस, जिसमें आपका सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स है, देन हीट ट्रांसफर है, थर्मोडायनेमिक्स है, एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होनी चाहिए कि अगर सबसे पहले यहाँ पे दो अलग सेपरेट सेक्शंस मिलेंगे। एक होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ आपको हीट एंड मास ट्रांसफर, जो कि ऑल्दो हीट ट्रांसफर बस होता है, तो हीट ट्रांसफर आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखो मास ट्रांसफर नहीं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यू हैव ओनली हीट ट्रांसफर, करेक्ट। तो एफएम और एचएमटी को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे बर्नौली क्वेश्चन, सॉरी, जैसे आपको बाउंड्री लेयर थ्योरी हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, कुछ ऐसे सेगमेंट मिलेंगे जो आपके दोनों में एकदम एनालॉगस फॉर्म होंगे और एक जैसे स्टडी करनी पड़ेगी। और इवन अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो गया है तो काफी हद तक हीट ट्रांसफर में भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि आपका हेल्प करने वाला है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स का। अगर आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो आपको हाथों हाथ पढ़ना चाहिए पावर प्लांट, फिर आरएसी, फिर आईसी इंजन। ये अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है और ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। अगर आपके बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बन चुके हैं प्रॉपरली तो कहीं ना कहीं आप पावर प्लांट, आरएसी एंड आईसी इंजन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो और प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करके प्रॉपरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हो। तो एफएम का वेटेज भी लगभग 6 to 8 मार्क्स का ही होता है। हीट ट्रांसफर का वेटेज लगभग 4 से 6 नंबर का होता है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज लगभग 8 नंबर का होगा और इनका क्यूमुलेटिव अगर ले लूँ तो ये भी लगभग 8 मार्क्स के आसपास वेटेज इनका भी होता है। इज इट राइट? 2-4 नंबर के यहाँ से आएगा, 2-3 नंबर के यहाँ से, 1-2 नंबर का यहाँ से प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके से ये डिटेल सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो, करेक्ट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स जिसमें आपका पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो भी ऐड होगा, इसमें टर्बो मशीनरी भी है। इज इट राइट? नेक्स्ट आता है सेक्शन 4 और लगभग अप्रोक्सीमेटली सबका वेटेज समवॉट सेम ही है ना, 20 to 24 मार्क्स का वेटेज हर सेक्शन का है, करेक्ट है। क्योंकि अगर देखूं तो लगभग 85 का वेटेज होता है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और अगर 84 डिवाइडेड बाई 4 अगर आप करते हो तो लगभग 20 से 21 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर सेगमेंट में मिलेगा। तो चूंकि मैथमेटिक्स का 15 मार्क्स का है तो नेक्स्ट जो सेगमेंट्स है, रेस्ट 3 पार्ट्स जो होते हैं
जिसमें अप्लाइड मैकेनिक्स का है, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर का है, थर्मल का है, और एक है आपका मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का। तो इन तीनों में अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 72 डिवाइडेड बाई 3, तो 24 नंबर के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हर सेक्शन में। इज इट राइट? तो हर सेक्शन का इक्वली वेटेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज जाता हूँ तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज थोड़े से वेरी करते हैं, वहां पे भी आप प्रेफरेंस चॉइस ले सकते हो कि आपको अगर एंटायर 100% सिलेबस नहीं पढ़ना है तो आप किस किस सब्जेक्ट को चूज करो जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले और आपको आपका जो गेट क्रैक करने का जो टारगेट है वो फुलफिल हो सके। करेक्ट। नेक्स्ट आता है मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, देन कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस, देन मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एंटायर पोर्शन है इसको मैं एक ही सब्जेक्ट कहता हूं, दैट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, नॉट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। करेक्ट। और इसका अगर ओवरऑल मैं वेटेज देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रहता है। करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है और लगभग 4 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे भी होता है। तो 18 से 20 आप ले सकते हो और 4 नंबर के आसपास यहाँ वेटेज है, तो वही फिर से मोटा मोटा हिसाब किताब 24 मार्क्स के आसपास का यहाँ पे भी बनता है। तो ये डिटेल सिलेबस है दोस्तों। करेक्ट है। और आपको इसी वे में पढ़ाई करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको स्टडी कैसे करनी है, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसके बाद ये तो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस है, मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला, नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिर से पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दूं। तो आपका प्रिपरेशन आपका किस तरीके से स्टार्ट होगा। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल एप्टीट्यूड है, यहाँ पे एप्टीट्यूड हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इसका वेटेज है 10 मार्क्स का, इसका वेटेज है 10 मार्क्स का, जो कि आपको 100% पढ़ाई करनी ही करनी है। इसके बाद आता है जनरल इंग्लिश, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स का, और ये ऐसा एक सेगमेंट होता है जिससे आप इजीली 12 मार्क्स इजीली ग्रैब कर सकते हो, इजीली ग्रैब कर सकते हो 12 मार्क्स। करेक्ट। तो आपको थोड़ा सा इसके फोकस करना चाहिए। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मैं आपको हर बच्चे को यही सजेस्ट करता हूँ, इंजीनियरिंग मैथ्स हर बच्चे को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको पढ़ना ही चाहिए इवन। करेक्ट। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। करेक्ट। तो अगर आप इतना प्रिपरेशन करते हो तो आपका गेट एग्जाम प्रेजेंट सिनेरियो में इसी से क्रैक हो जाएगा, मतलब गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। अब आपको बढ़ना है नेक्स्ट, अब आपको बढ़ना है अब अपनी रैंक को सुधारने के लिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अब देखो, एरिया पे इंटरेस्ट है, कई बच्चों का इंटरेस्ट थर्मोडायनेमिक्स पे होता है, कई बच्चों का इंटरेस्ट मैकेनिक्स में होता है, और कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना। तो थोड़ा सा देखो, इंटरेस्ट एक पार्ट होता है, लेकिन कई बार आपको फोकस होना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अपने इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको इंटरेस्ट उस पर दिलाना है जिससे आपका रैंक बनने वाला है। तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि अगर आपको नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस को चूज करना चाहिए, प्रोडक्शन को चूज करना चाहिए, जिसका वेटेज काफी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं आपको टारगेट करना चाहिए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ के आप इजीली 50 मार्क्स का प्रिपरेशन, 50% प्रिपरेशन आपकी कितने से होगी, सिर्फ इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट और रिमेनिंग ये सब्जेक्ट पढ़ने से है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली आप एज ए इंजीनियर आपके लिए तो एप्टीट्यूड पढ़ना बहुत आसान है, कोई सी भी बुक उठा के आप इजीली पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम ऑल्दो इसका डिटेल कोर्स प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी डिटेल कोर्स प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पे आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। प्रोडक्शन के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट करना चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, एमडी। ये तीनों सब्जेक्ट को मैं एक ही मानता हूँ, एक ही लेके चलना है आपको, क्योंकि समवॉट एक दूसरे से कंसेप्ट जो रिलेटेड है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने में काफी हेल्प होगी, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट क्लियर है तो मशीन डिजाइन तो बहुत ही ईजी हो जाता है। करेक्ट। और इनका टोटल अगर मैं वेटेज देखूं तो इनका टोटल वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 15 मार्क्स का वेटेज होगा। करेक्ट है। तो अब आप देख सकते हो कि 20 + 15 35 और 30 इधर 65 मार्क्स हो गया ये सेगमेंट पढ़ने से। उसके बाद आपका सेगमेंट आता है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स प्लस अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स।
बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक लॉज आएंगे, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, करेक्ट है। और एंट्रोपी कॉन्सेप्ट आएगा, अवेलेबल एनर्जी कॉन्सेप्ट आएगा, वहीं से रिलेटेड करीब 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन है, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको इसका भी वेटेज मिलेगा, 15+ मार्क्स का मिलना चाहिए। इज इट राइट? तो इस तरीके से अगर आप ये आपको प्रॉपर फॉलो करते हो, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब आपके पास जो टाइम बचा, आप एफएम पे फोकस करो, हीट ट्रांसफर पे फोकस करो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे फोकस करो। इज इट राइट? लेकिन आपका सेगमेंट सीक्वेंस कुछ इसी तरीके से होना चाहिए कि आपको इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने यहां तक भी पढ़ाई कर ली तो भी आपकी रैंक काफी अच्छी बन सकती है। 65 मार्क्स होता है, और आप अगर बहुत बढ़िया तरीके से अगर 90 to 80%, 80 to 90 एक्यूरेसी लेवल पे जाते हो, 80 to 90 कॉन्फिडेंस लेवल पे जाते हो, तो आसानी 50 मार्क्स यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। फिर आपका संघर्ष होगा जो सिर्फ 20 मार्क्स के लिए होगा, जो इन सब्जेक्ट से करना है। इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन के लिए, करेक्ट। तो आई होप अब आपको पता चल गया कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, सिलेबस क्या है, और किस तरीके से आप ग्रैब कर सकते हो, करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है कि देखो अभी जो प्रेजेंट 2-3 सालों से मैं सिनेरियो देख रहा हूं, पर लास्ट 2 और 3 ईयर से, तो आप देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है कि कट ऑफ काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। जहां कट ऑफ 34 के आसपास जाता था, 34-33 मार्क्स के आसपास जनरल कैटेगरी में जाता था, वो रिड्यूस होके अप्रोक्सीमेटली कितना पहुंच गया है, 26-27 के आसपास। तो करीब 6-7 मार्क्स कट ऑफ रिड्यूस हो गया है, करेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ काफी कम हो गया। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लास्ट 2 और 3 ईयर से बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। कहाँ 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट अपियर हुआ करते थे, अभी प्रेजेंट में अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 स्टूडेंट ही अपियर हो रहे हैं। तो लगभग जो अपियरेंस है वो 50% से भी कम हो चुका है। तो अब आप देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर कम हो रहे हैं, तो आपका कंपटीशन कम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, कि अगर आप इस सिनेरियो में अगर आपने बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करी, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के, और आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो, करेक्ट। तो ये एक सेगमेंट मैंने बता दिया कि आपका प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है। अब एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। ऑल्दो ये सेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन आप डिटेल्स इसको देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके डाउट जो दिमाग में डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस सेशन से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा था कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, किस स्टूडेंट को कब करना चाहिए। देखो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट, जो आप स्टूडेंट हैं, 3rd ईयर में है, फाइनल, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर, करेक्ट है। 3rd ईयर स्टूडेंट और फाइनल स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिनको अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मंथ का टाइम होता है, उतना पढ़ाई करके आपको एग्जाम में अपियर होना है, करेक्ट है। 3rd ईयर और फाइनल ईयर के दोनों बच्चे क्या होंगे, 8 से 9 महीने पढ़ेंगे और एग्जाम में अपियर होंगे, करेक्ट है। उनको सेम ईयर अपियर होना है। जैसे मैं गेट 2025 की बात करूं, तो जो स्टूडेंट इस साल 3rd ईयर में है या फाइनल ईयर में है, करेक्ट है, या 3rd ईयर में जो माइग्रेट होने वाले हैं, अभी 2nd ईयर में 3rd ईयर में जाने वाले हैं, करेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट को गेट 2025 का ही एग्जाम देना है। तो आपको थोड़ा सा सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर आपने 3rd ईयर में एग्जाम क्रैक कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके पास एक दिमाग में सुकून होगा कि आप नेक्स्ट ईयर और बेहतर कर सकते हो, या उसी गेट स्कोर के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। वो गेट स्कोर वैलिड होता है सभी के लिए, करेक्ट। और नेक्स्ट ये हो गया आपका 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट के लिए। 2nd ईयर स्टूडेंट्स के लिए मेरा एडवाइस होगा कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट, देखो गेट एग्जाम एक जर्नी है, एक प्रिपरेशन जर्नी है, जिसमें बहुत बड़ा सिलेबस हमें पढ़ना होता है, करेक्ट है। 8th 9th 10th में आपको हाई स्पीड में पढ़ना पड़ता है, जल्दी जल्दी ग्रैब करनी पड़ती है चीजों को, करेक्ट है। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। हर सेमेस्टर में अगर आप इवन सेकेंड ईयर में 2-3 सब्जेक्ट अगर एक सेमेस्टर में पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं जब 3rd ईयर के एंड में जब आप एग्जाम देने वाले होगे, तो आपको एक करीब 1-1.5 साल का लंबा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का, जिसमें आप एक एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली एक एक टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हो। और इतनी प्रिपरेशन के साथ जब आगे बढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं एक रैंकर बनोगे, और जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, करेक्ट है, करेक्ट। तो इसलिए आपको सेकेंड ईयर में भी फोकस करना चाहिए, और ये प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं आपके खुद के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम हैं उनमें भी काफी हेल्प मिलती है, करेक्ट। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को मैं एंड करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड होप आप अगर नियर बाई से बिलोंग करते हो, पंजाब हरियाणा या आपका हिमाचल प्रदेश या जम्मू से, तो आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ में आओ,
विजिट करो सेंटर और जो भी आपके क्वेरीज है यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो, करेक्ट है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।